देखो 8 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। अभी तुमने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है थर्मोडायनामिक्स, तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत सारी। स्टार्टिंग का 1-2 लेक्चर जो पढ़ेंगे ना वो मोस्टली पूरा फिजिक्स का ही पार्ट है उसमें, बट थोड़ा सा ही खाली चेंजेस आता है। जहाँ पे वर्क और हीट की बात होती है वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। बाकी ऑलमोस्ट जो अपने प्रोसेस पढ़े होंगे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक वगैरह, वो सब कॉमन है। इधर पे सिस्टम पढ़ा होगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो सब इधर पे सेम, कुछ भी अलग है। हाँ, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ये है कि आपने शायद फिजिक्स में 0 लॉ पढ़ा है, फर्स्ट लॉ पढ़ा है और सेकेंड लॉ पढ़ा है, तो केमिस्ट्री में थर्ड लॉ भी आता है। ठीक है, 0 लॉ नहीं आते केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आता है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तो इतना आता है अपने को। और बाकी उसके अलावा शुरू की जो चीज़ें हैं फर्स्ट लॉ तक, वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सेम है, फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग आज पूरा बेसिक्स कवर करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे केमिकल थर्मोडायनामिक्स में ये जो वर्ड लिखा है थर्मो या थर्मोडायनामिक्स जो वर्ड है, अब ये थर्मोडायनामिक्स जो है ये 2 चीज़ों से बना हुआ है। वो चीज़ें क्या है? तो 2 चीज़ें ये है कि पहले तो आप ये समझो कि जो वर्ड लिखा है थर्मो, है ना, थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब टेम्परेचर होता है, थर्म का मतलब हीट होता है। और यहाँ पे हीट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बराबर, एनर्जी। और जो दूसरा वर्ड है ना डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब मोशन होता है या मूवमेंट बोलो। ठीक है, तो ये आपको मोशन या फिर मूवमेंट के बारे में बताना है। तो इस पूरे चैप्टर में ना एक्चुअली हम लोग एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है वो बोलता है एनर्जी जो है इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो उनके हिसाब से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब ये कोई भी फॉर्म हो सकता है, जैसे केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, अपने गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक में पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता है ना। दिस आर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली जो चैप्टर है वो अपने को बता रहा है कि सबसे पहला थर्मोडायनामिक जो है ना इट डील्स विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस। ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है वो आपको थर्मोडायनामिक्स में पता चलेगा। ठीक है, दूसरा इट टेल्स अस अबाउट दी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है? एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स में ना कभी भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, आयन, न्यूट्रॉन, है ना, ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक चीजें कभी स्टडी नहीं की। थर्मोडायनामिक्स में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, एनर्जी हो गई, है ना, ये सब बहुत सारी चीजें आती है। तो ये सब है ना मेजरेबल प्रॉपर्टी है और दीज आर मैक्रोस्कोपिक फिगर प्रॉपर्टीज, है ना। तो वो ये लोग स्टडी करते हैं। और उसके बाद एक चीज ये है जो ये लोग नहीं बताते, वो ये है इट डज नॉट एक्सप्लेन, does not explain rate of reaction, बराबर है कि? क्योंकि इनका काम नहीं है ये रेट बताना,
केमिकल काइनेटिक्स का काम है ना, या फिर मैकेनिज्म बताना, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म या किसी भी रिएक्शन की स्पीड। थर्मोडायनामिक्स खाली ये बताएगा कि रिएक्शन हो रहा है भाई, उसमें एनर्जी इससे इधर से उधर कन्वर्ट हो, वो ये नहीं बताएगा कि ये एनर्जी कितने रेट में, कितने स्पीड में कन्वर्ट होगी। वो स्पीड का काम इनका नहीं है। स्पीड का जो ब्रांच है वो केमिकल काइनेटिक्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन और द मैकेनिज्म, तो ये इसका लिमिटेशन है। ओके, चलो ध्यान दो, अभी यहाँ से अपना बेसिक टर्म स्टार्ट होता है। आज सारे बेसिक टर्म्स कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स में ना, तीन टर्म्स जो हमारे बड़े काम के हैं शुरू के, उसमें से एक है सिस्टम, क्योंकि हर जगह आपको सिस्टम वर्ड आएगा। दूसरा है सराउंडिंग, एंड तीसरा है बाउंड्री। ओके, अब इनका अपन थोड़ा डेफिनेशन लिखते हैं। पहले मैं आपको सिस्टम के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज अ सिस्टम? देखो, एक्चुअली ये थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है। मतलब कि अपने को है ना, थर्मोडायनामिक्स में ये कॉमन वर्ड है सिस्टम करके। अब जब भी ये वर्ड आए कि सिस्टम, कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिस्टम, अब ये सिस्टम होता क्या है? तो सिस्टम का मतलब होता है एनी specified portion of the universe which is under study or investigation is called as थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, अभी एनी स्पेसिफाइड पोर्शन बोला है, तो अब यार स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज, अभी फॉर एग्जांपल अब ये पेन है और मुझे इसको स्टडी करना है, कुछ भी इसके बारे में स्टडी करना है, तो थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से ये सिस्टम माना जाए। ठीक है, अभी बॉटल में अगर पानी रखा हुआ है, मुझे उस पानी को स्टडी करना है, तो पानी मेरे लिए सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग इस क्लासरूम को भी एक सिस्टम मान सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का एक स्पेसिफाइड पोर्शन हो गया ये, है ना। तो सिस्टम इज एनी स्पेसिफाइड पोर्शन विच इज अंडर स्टडी। और दूसरा जो होता है आपका सराउंडिंग। अब सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी बचा वो सराउंडिंग है ना। तो सराउंडिंग जो होगा वो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। remaining part of the universe apart from system is called as surrounding। अब जैसे मैंने तुमको बोला, अगर ये क्लास को मैं सिस्टम मान लूं अपने, तो क्लास के बाहर का सारा एरिया सराउंडिंग होगा। मतलब पूरा यूनिवर्स का सारा पोर्शन एक्सेप्ट दिस क्लास विल बी कंसीडर्ड अ सराउंडिंग। ठीक है, तो अब जो सराउंडिंग और सिस्टम होता है, इनको जो चीज सेपरेट करती है उसी को हम बाउंड्री बोलते हैं। तो तीसरा टर्म अभी अपन लिखने वाले, उसका नाम है बाउंड्री। बाउंड्री शायद फिजिक्स में पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते? हाँ, तो अभी ध्यान दो, क्योंकि बाउंड्री जो होता है ना, ये एक रियल या फिर इमेजिनरी सरफेस है which separates the system from the surrounding। is called as boundary।
समझा? सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर दे वो बाउंड्री है। अब मैं तुम्हारे को बाउंड्री के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताता हूं, अपने बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? देखो बाउंड्री जो होती है ना, ये एक्चुअल में दो टाइप की होती है, दो टाइप है इसके। उसमें से एक को हम बोलते हैं रियल बाउंड्री और एक को बोलते हैं इमेजिनरी, जो मैंने डेफिनेशन में लिखा भी है। दो तरीके की बाउंड्रीज होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अभी देखो ध्यान दो, अभी जैसे ये अपना क्लासरूम है, तो इसमें अगर आपको कोई बोलेगा कि रियल बाउंड्री क्या है, तो आप बोलोगे वॉल्स, बराबर? तो अपन लिख देंगे यहाँ पे। अभी जैसे कोई सिस्टम किसी कंटेनर में रखा हुआ है, तो अगर कोई बोला रियल, हाँ, तो रियल बाउंड्री क्या है, तो आप बोलो वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये रियल बाउंड्री है, ठीक है? अब इमेजिनरी बाउंड्री क्या है? देखो, जब तक ये दरवाजा बंद है, दिस इज अ रियल बाउंड्री। अब ये मैंने खोल दिया ना, अब ये इमेजिनरी बाउंड्री है। क्योंकि बाउंड्री ये है, अपने को पता है ये बाउंड्री है, क्योंकि इसके अंदर वाला पार्ट क्लास है, इसके बाहर वाला पार्ट क्लास नहीं है, क्लास के अंदर वाला पार्ट है। तो ये तो सिस्टम हुआ ना, बट दिस इज नॉट अ रियल बाउंड्री, दिस इज इमेजिनरी। समझ में आएगी कि नहीं? ये इमेजिनरी बाउंड्री होता है। अभी इमेजिनरी बाउंड्री आप बॉटल में भी देख सकते हो। अभी पानी है तो ये पूरा अभी क्लोज्ड है, अभी ये पूरा रियल बाउंड्री है, सब कुछ, एवरीथिंग इज रियल बाउंड्री। अब आप इसको खोल दो यहाँ से, अब ये इमेजिनरी बाउंड्री क्रिएट हो गया यहाँ पे। क्योंकि पानी अगर आपका सिस्टम है तो बाहर का पार्ट तो सराउंडिंग हुआ, तो ये अब यहाँ कोई बाउंड्री नहीं लगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये एक इमेजिनरी बाउंड्री होता है। अभी जैसे कि क्रिकेट है या कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, अभी मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई क्रिकेट का जो फील्ड है जहाँ पे प्लेयर लोग खेल रहे हैं, मान लो वो सिस्टम है, तो सराउंडिंग में तो पब्लिक बैठी है देखने। अब वहां पे आपको दो तरीके की बाउंड्री नजर आती है। एक होता है जो फेंसिंग लगाते हैं वो लोग, वो रियल बाउंड्री है, बिकॉज पब्लिक आनी नहीं चाहिए अंदर। इमेजिनरी बाउंड्री है वो वाला जो 4 और 6 के लिए रोप लगता है, बिकॉज वो बाउंड्री तो खाली ग्राउंड पे लगा है, तो बॉल ऊपर से गया तो भी अपन 6 मान रहे हैं। समझ में आ रहा लॉजिक? वो इमेजिनरी हुआ ना। ऐसा ही है क्या कि भाई वो रोप पे लगेगा तभी 4 देंगे और रोप पे लगेगा तभी 6 देंगे? ऐसा तो नहीं है ना। बट वहां पे बाउंड्री क्रिएट कर दिया ना हमने कि भाई यहाँ से इमेजिनरी बाउंड्री स्टार्ट होती है। तो ऐसे दो तरीके की बाउंड्री होती है, ठीक है? तो अभी ध्यान दो इधर। अब जो रियल बाउंड्री है ना, वो हमारे काम की है, क्योंकि अपन ज्यादातर रियल बाउंड्री से डील करने वाले हैं। जो अपन टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ने वाले, अभी तुमने पढ़ा है ना 3 टाइप का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। एक्चुअली में सिस्टम्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री, ठीक है? अभी बताता हूँ बाउंड्री का और एक पार्ट है, देखो ध्यान दो इधर। जो रियल बाउंड्री होती है ना, इसकी और 2 कैटेगरी है। रियल बाउंड्री, ओए साइलेंट। अब मैंने बोला रियल बाउंड्री जैसे कंटेनर का वॉल कैन बी ऑफ 2 टाइप, कंडक्टिंग वॉल एंड इंसुलेटिंग वॉल। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये जो वॉल है ना, एक तो कंडक्टिंग हो सकता है, हाँ, या नॉन कंडक्टिंग लिखो या इंसुलेटिंग लिखो, जो आपको सही लग रहा है। नॉन कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटिंग वॉल। अच्छा, अब दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। बिकॉज कंडक्टिंग वॉल जब आप लिखते हो तो कंडक्टिंग का मतलब होता है कि उस केस में यहां पे हीट का या एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है। समझा कि नहीं समझा? कंडक्टिंग वॉल्स, जैसे अभी अगर अपन ने इसमें अगर गर्म पानी रख दिया फॉर एग्जांपल, तो ये क्या पूरा शाम तक गर्म थोड़ी रहेगा, ठंडा होगा, क्योंकि वॉल कंडक्टिंग है, वो हीट ट्रांसफर होगा उसमें से, है ना? और जो नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग हम बोलते हैं, उसमें नो हीट ट्रांसफर। हीट या अबे हीट एनर्जी होती है ना, तो बेसिकली वही है, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होने वाला। इंसुलेटिंग वॉल, जैसे अगर मैं आपको दे दूं ऐसे कोई 100% परफेक्टली इंसुलेटेड मटेरियल होता नहीं है, बट आप थर्मस फ्लास्क का एग्जांपल ले सकते हो, आप थर्मोकोल का एग्जांपल, थर्मोकोल जो होता है अपना, उसमें आपको पता होगा जो मोस्टली जो फिश बेचते हैं वो लोग क्या करते हैं,
वो लोग बहुत सारा आइस डालते हैं उस डब्बे में, फिर उसमें फिश रखते हैं। उसका रीजन क्या होता है, थर्मोकोल जो होता है ना, उसका एक ऐसा नेचर है कि वो हीट को बहुत जल्दी ट्रांसफर होने नहीं देता। इसीलिए थर्मोकोल, ऐसा नहीं है कि शाम तक वो बर्फ वैसा ही रहेगा, वो मेल्ट होगा बट वो स्लोली मेल्ट होगा, क्योंकि वो जो थर्मोकोल है ना, उसका नाम ही थर्मोकोल क्यों रखा हुआ है, थर्म का मतलब हीट होता है ना, तो वो हीट को काफी देर तक होल्ड करके रखता है। अभी नॉर्मल कंटेनर में आप आइस रखोगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट बहुत इमीडिएटली ट्रांसफर होगी, उसमें थोड़ा सा स्लो स्लो होती है। थर्मस फ्लास्क में वही होता है ना, थर्मस फ्लास्क का जो वॉल है ये नॉर्मल कंटेनर जैसा नहीं है, इसलिए तो 3-4 घंटा चाय आपकी गर्म है, या पानी डाल दो पानी गर्म है। क्यों गर्म है, क्योंकि जो वॉल है अंदर की वो कुछ हद तक हीट को रोक सकती है। अब वो जब तक हीट को रोक सकती है तब तक अंदर का जो सब्सटेंस है वो गर्म रहेगा, बट वो परमानेंटली गर्म नहीं रहेगा, बिकॉज ऐसा कोई सिस्टम आज तक बना ही नहीं, ऐसी कोई वॉल नहीं बनी है जो 100% हीट को या एनर्जी को रोके। ठीक है, वो आइडियल हो गया। ये समझ में आया क्या? हाँ, तो क्लियर हो गया, लिखा सबने? अब देखो बाउंड्री के बेसिस पे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। और याद रखो सिस्टम के टाइप है ना ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री है। बाउंड्री के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया, जिसमें से पहले सिस्टम को वी कॉल इट एज ओपन सिस्टम। बहुत इजी है, क्या डेफिनेशन है इसका? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंड, बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर। उसका रीजन ये है कि ओपन सिस्टम में जो वॉल्स होती है वो कंडक्टिंग वॉल्स होती है। ओपन सिस्टम हैज कंडक्टिंग वॉल्स। तो आप डेफिनेशन में लिखोगे ओपन सिस्टम क्या है? अ सिस्टम इन विच there is exchange of energy as well as matter with the surrounding। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर आपने को कंसीडर करना है तो आप कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो। जैसे मान लो आप चाय ले लो, कप में गरम चाय गरम है, अब वो जो गरम चाय है वो ओपन सिस्टम हो गया कप के अंदर। अब आपने उसको रखा कहीं भी टेबल पे, तो 10-15 मिनट के बाद आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। अब उसमें दो चीजें हुई है, एक तो वॉल से एनर्जी एक्सचेंज हुई है क्योंकि वॉल कंडक्टिंग है, और दूसरा जो सरफेस है वहां से वेपर्स उड़ गए। अब वो वेपर मैटर है, वेपर तो मैटर हुआ ना, तो मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हुआ है बिटवीन सिस्टम, और ये कंटिन्यूसली हुआ है तभी तो ठंडी हो गई है ना, यस और नो। और फिर एक सर्टेन मोमेंट के बाद आपकी चाय का टेम्परेचर कांस्टेंट, बट एक्सचेंज चालू है, ये पता है क्या तुमको? अपने को लगता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया ना तो एक्सचेंज रुक गया। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए एक्सचेंज होना जरूरी है, नहीं समझा? वो एक्सचेंज होना चाहिए कंटिन्यूसली। ओके, तो कंटिन्यूसली एक्सचेंज चलता रहता है एनर्जी का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। उसके बाद आता है सेकेंड वाला सिस्टम जिसका नाम है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? अब ये आपको सिर्फ इतना करना है कि जो गर्म चाय का कप है उस पर ढक्कन लगा दो बस, और क्या, ढक्कन रख दो ऊपर, क्लोज हो गया। अब क्लोज सिस्टम होने के बाद भी आपकी चाय ठंडी होगी क्योंकि स्टिल योर क्लोज सिस्टम हैज कंडक्टिंग वॉल्स। बराबर है कि नहीं? आपने ढक्कन तो लगाया लेकिन आपके कंटेनर का वॉल तो कंडक्टिंग था ना, चाय तो ठंडी होनी है। लेकिन चाय ठंडी क्यों हुई है?
उसका रीजन है कि एनर्जी का एक्सचेंज होता रहा लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने जब क्लोज कर दिया तो वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे, तो कंडेंस होके वापस गिरेंगे, है ना। तो इसका डेफिनेशन वही आएगा कि अ सिस्टम there is exchange of only energy but not matter with the surrounding, ठीक है। सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। अब आता है आपका तीसरा वाला, जिसको आप बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम। देखो पहले तो है ना, आइसोलेटेड सिस्टम है ना, ये एक आइडियल सिस्टम है, ये एक आइडियल सिस्टम है। आइडियल मतलब अबे ऐसा सिस्टम आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइडियल मतलब क्या? यूनिक, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कोई सिस्टम बनाया नहीं है जो ये डेफिनेशन को मैच करे। डेफिनेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग, ठीक है। अब मैटर का तो समझ में आता है, वो तो क्लोज में भी हो रहा था, बट एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं हो रही है बिल्कुल। तो उसके लिए तो वॉल 100% इंसुलेटिंग होना चाहिए, 100% इंसुलेटिंग। तो आज चाय रखो तो एक हफ्ते बाद गर्म मिले, है ना, ऑब्वियसली, मतलब हमेशा ही रहेगा, बता रहा हूं मैं। तो लॉजिक ये है कि भाई ऐसा सिस्टम आइडियल है। आइडियल मतलब क्या? आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट, आइडियल सोल्यूशन तुम्हारी पढ़ाई वो भी आइडियल है। तो इसके अंदर क्या होता है, वॉल जो होता है ना, इट शुड बी इंसुलेटिंग वॉल। तो वॉल्स आपके इंसुलेटिंग होने चाहिए कंटेनर के। तो इसका डेफिनेशन है there is no exchange of energy as well as matter with the surrounding. ओके, तो ये समझ में आ गया। इसमें लोग ज्यादातर थर्मस फ्लास्क का एग्जांपल देते हैं, बट इट इज नॉट परफेक्टली इंसुलेटेड। हाँ, बट अगर अपन उसको एज अ समझने के लिए अगर कंसिडर करें तो कर सकते हैं, क्योंकि थर्मस फ्लास्क की जो एबिलिटी है, जो अगर आपने देखा होगा अंदर का वॉल अलग होता है, उसका ग्लास जैसा दिखता है, बराबर है। तो वो जो मटेरियल है वो एक ऐसा मटेरियल है जो हीट को 100% तो नहीं रोकेगा, बट हीट एक्चुअली वहां पे भी एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का, बट इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। तो इसीलिए वो चाय 3-4 घंटे तक गर्म रह जाती है, ओके, बट एक्सचेंज तो हो रहा है। तो 100% नहीं है, बट आप उसको कंसिडर कर सकते हो इसमें। तो इंसुलेटिंग वॉल चाहिए इसके लिए। तो देखो वॉल्स के हिसाब से, मतलब बाउंड्री के हिसाब से सिस्टम को क्लासिफाई किया गया, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ बोलना क्या। तो फिर सराउंडिंग किसको लेगा? सब कुछ तो यूनिवर्स में ही है ना, इसलिए तो डेफिनेशन बोला एनी पोर्शन, एनी स्पेसिफाइड पोर्शन। तो यूनिवर्स तो एक्सपांडिंग है, वो तो इनफाइनाइट है ना। ओके, चलो ध्यान दो। अब अगला जो पॉइंट है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ये भी आपने पढ़ा है, बट मैं आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूं,
क्योंकि इस पे एमसीक्यू आता है। हाँ, अब प्रॉपर्टीज, जिस सिस्टम को आप थर्मोडायनामिकली स्टडी करोगे उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। तो प्रॉपर्टीज की दो टाइप है, ठीक है। हाँ, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जिसमें हमको यह बोला गया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है किसी भी सिस्टम की, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम whose value depends upon amount of matter present in the system, जिनका वैल्यू अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है उनको अपन एक्सटेंसिव बोलते हैं, ठीक है। अब यार ये बहुत सिंपल है, तुम्हें बहुत सारी चीजें आती है। जैसे अभी तो मैं बहुत सारे एग्जांपल लिखाने वाला हूं, पहले बेसिक समझ लो। इसमें आप लिख सकते हो लेंथ, आप लिख सकते हो मास, वॉल्यूम, ठीक है, मोल लिख सकते हो, बहुत सारी लिखवाऊंगा अभी, बहुत सारी लिखवाऊंगा, सुनो अभी। अब है ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को समझने का कैसे, तो मैं तुम्हारे को एक तरीका बताता हूँ। मोस्टली मैंने देखा बच्चे लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव कैसे कैटेगराइज करने का। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में इतना ही फर्क है कि एक्सटेंसिव में जो वैल्यू होती है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, जबकि इंटेंसिव में जो वैल्यू होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट पे, मतलब कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा कितना आपका सब्सटेंस बढ़ा या कम हुआ, इट डजंट मैटर, बराबर। तो अभी मैं तुमको जो बता रहा हूँ ट्रिक, उसको याद रखो। क्या करने का, ऐसा इमेजिन करने का, अभी कोई सिस्टम है, अभी मान लो लेंथ है, लेंथ, तो अब लेंथ किसका होगा, कोई भी ऐसी वायर पकड़ लो, चलो वायर, कोई वायर का लेंथ है, मान लो कोई वायर का लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर की वायर है। अब वो हमारे लिए सिस्टम है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है लेंथ, उसको समझने के लिए क्या करने का, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अब ये नहीं बोला कि इक्वल में डिवाइड करो, कहीं से भी कट कर दो वायर। अब क्या अभी भी वो 5 मीटर ही है, अब तो वो डिवाइड हो गया ना, तो शायद आपने 3 या 2 मीटर कट किया होगा, तो वैल्यू चेंज हो गया। दैट इज द पॉइंट। सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करने से अगर वैल्यू चेंज हो जाता है तो वो एक्सटेंसिव है, और अगर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी वैल्यू सेम है तो वो इंटेंसिव है। जैसे एग्जांपल डेंसिटी, अब पानी की जो डेंसिटी है, अब पानी चाहे 1 लीटर ले लो या 5 लीटर ले लो या 10 लीटर ले लो, पानी की डेंसिटी सेम ही होगी, तो वो इंटेंसिव हुई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब आप 1 लीटर पानी बॉईल करो या 100 लीटर पानी बॉईल करो, बॉइलिंग पॉइंट तो 100 ही डिग्री है, तो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर आपने पानी को दो पार्ट में डिवाइड किया तो क्या अलग अलग कंटेनर का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट आएगा, सेम ही आएगा ना, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना अपने को ऐसा याद रखनी है, मैं लिख के दूंगा तुम्हारे को, बट ये बेसिक है। अगर दो पार्ट में डिवाइड करने से वैल्यू चेंज हो जाता है तो एक्सटेंसिव हो गया, और अगर दो पार्ट में डिवाइड करने से वैल्यू चेंज नहीं होता तो इंटेंसिव हो गया, ठीक है। अपने को बहुत सारी चीजें लिखनी है, मैं सारी ऐड करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपने को ना ये एंट्रेंस में बहुत आता है, बहुत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एमसीक्यू का ही क्वेश्चन होता है, ओके। तो वॉल्यूम तो लिखा, अभी सारे लिखाता हूँ तुमको, जो जो अपन ने पढ़े हुए हैं ना वो भी लिखवाता हूँ, मतलब अपन ने पहले भी डिस्कस किया ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में। हाँ, अरे डेल्टा जी तो है, डेल्टा जी तुमने इसमें पढ़ा है क्या, फिजिक्स में, गिब्स एनर्जी? सारे प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ तुमको, तुमको इसमें भी काम आएगा, ये एंट्रेंस में भी काम आएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट एकदम। एनर्जी तो सारी इसी में आती है, गिब्स एनर्जी हो गया,
काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, फिर एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी लिखो। हीट कैपेसिटी आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना। इंटरनल एनर्जी, ये भी पढ़ा है तुमने फिजिक्स में। इंटरनल एनर्जी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सरफेस एरिया, फोर्स, ई सेल, मोल। मोल भी भाई एक्सटेंसिव है, क्योंकि एक मोल का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है, बट 2 मोल का क्या वही वैल्यू है? बढ़ेगा ना, क्योंकि मोल जो है वो अमाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखो ये सारे वैल्यू तुम याद रख लो। ये गिब्स एनर्जी आपको आने वाला है इस चैप्टर में, इसको एक्चुअली बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, पढ़ेंगे वो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, एंथैल्पी भी एनर्जी है। फिर हीट कैपेसिटी पढ़ा है आपने फिजिक्स में, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। अरे फिजिक्स में होता है क्या? तो हाँ, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। एक होता है नॉर्मल हीट कैपेसिटी और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसमें सीपी वगैरह आता है। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये सारे वैल्यू को ध्यान से समझ लो। इसी चैप्टर में गिब्स एनर्जी आने वाला है, इसी चैप्टर में एंथैल्पी आएगा, हीट कैपेसिटी तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इंटरनल एनर्जी आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ई सेल, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का जो ई सेल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है अमाउंट पे, वो चेंज होते रहता है। ठीक है, मोल आ गया, फोर्स आ गया, सरफेस एरिया। अभी इस पेन का कोई सरफेस एरिया होगा, इसको अभी डिवाइड कर दिया अगर, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा ना, होएगा कि नहीं होएगा? हाँ, तो ये वही है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब सेकंड लिखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या आएगा? सेम डेफिनेशन लिखना है, सिर्फ इंडिपेंडेंट लिख दो उधर। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम होने whose value is independent of amount of matter present in the system। ओके, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ही नहीं करता है। अबे सिंपल है, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट सर रिलेट करने का। अब जो मैंने शुरू के 2-4 एग्जांपल तुमको बोले, डेंसिटी बराबर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर बराबर, प्रेशर, विस्कोसिटी, क्योंकि विस्कोसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो फ्लो है, तुमने फ्लूइड्स में पढ़ा होगा, तो फ्लो बताता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हो गया। फिर आपका सरफेस टेंशन, surface tension, then specific heat capacity, pH, E naught cell, atomic mass, एटॉमिक मास क्या अमाउंट पे डिपेंड करता है? एटॉमिक मास फिक्स रहता है ना सबका। ई नॉट सेल, देखो ई सेल और ई नॉट सेल मैंने पढ़ाया भी है, ये मैंने लिखवा के भी दिया है। ई नॉट सेल इंटेंसिव था, उस टाइम ही बोला था मैंने, क्योंकि ई नॉट सेल फिक्स होता है हर एक इलेक्ट्रोड का, ई नॉट थोड़ी चेंज होता है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ना, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। मैंने बोला था क्लास में जब पढ़ाया था कि अगर आप किसी रिएक्शन को
किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो ई नॉट के वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि ई नॉट का वैल्यू फिक्स होता है हर एक इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। पीएच आ गया, ई नॉट सेल आ गया, एटॉमिक मास आ गया। उसके अलावा ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़े, क्या क्या पढ़ा हमने? पढ़ा भाई वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, हाँ मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, जो भी पढ़ा है एटसेट्रा, ये सब के सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। ये सब इंटेंसिव है। अभी आप किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का मान लो आपने सोल्यूशन बनाया, फॉर एग्जांपल आपने बनाया 1 मोलर HCl, 500 ml बनाया, ठीक है, 1 मोलर HCl, मोलर मतलब मोलैरिटी। फिर आपने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया? अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन तो वही है ना। पीएच का भी वही है। अभी पानी का पीएच कितना होता है? पढ़ा है ना अपन ने आयनिक में, 7 होता है। तो अभी पानी को मैं दूसरे कंटेनर में डालूंगा तो क्या 6 हो जाएगा उसका? तो ऐसा नहीं होता ना, उसको डिवाइड करने से वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। कोई भी सोल्यूशन बनाओ ना, जैसे कोई एसिडिक सोल्यूशन बना दिया, उसका पीएच 4 है, तो अगर आप उसको डिवाइड करते हो 10 अलग अलग कंटेनर्स में, तो क्या उसका पीएच चेंज होने लगेगा? नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन अमाउंट से लेना देना नहीं है उसका। पानी का सरफेस टेंशन होता है, अमाउंट से लेना देना नहीं। प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर देखो भाई, टेम्परेचर का अमाउंट से क्या लेना देना? टेम्परेचर तो किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है ना, तो उसको अमाउंट से क्या लेना देना है? समझा कि नहीं समझा? अभी हमारा सबका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37। तो क्या वो वेट के हिसाब से कम ज्यादा होता है? हाँ, अरे कॉमन सेंस की बात है ना। अब ज्यादा वजन है जिसका, तो भाई उसका 40 आ रहा है सर, और जिसका कम वजन है उसका 35 आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा। 37 इज नॉर्मल। ओके, तो ये हो गया। एटॉमिक मास, अभी जैसे आपको कोई पूछेगा सोडियम का एटॉमिक मास बताओ, तो आप बोलोगे 23, वो तो फिक्स है। अब मैं 50 ग्राम सोडियम लूं या मैं 100 ग्राम सोडियम लूं, एटॉमिक मास तो 23 लूंगा ना मैं। अरे समझा कि नहीं कभी? ठीक है, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अब इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। कौन सा? हाँ, अरे हो गया, यहां तक लिखा सबने? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अभी मैं तुमको 3-4 ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जो अपने को है ना सीईटी में पूछा है। देखो इसको है ना नोट में लिख लेना इसके लिए, क्योंकि ये एंट्रेंस में आता है। पहला पॉइंट ये है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, ये शायद आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज is always an intensive properties। ये ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव ही आता है। अब इसके एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे कि डेंसिटी कौन सा प्रॉपर्टी है? डेंसिटी इंटेंसिव है, बट इट इज अ रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव। यस, मास और वॉल्यूम दोनों ही क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इनका रेशियो इंटेंसिव है, डेंसिटी। उसके अलावा आप मोलैरिटी ले लो, मोलैरिटी कैपिटल एम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मोल्स क्या था? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या था? मोलैरिटी तो इंटेंसिव था। कॉन्सेंट्रेशन, सारे कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव होते हैं। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है, ठीक है। उसके बाद
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, बराबर है, ऐड कर सकते हैं। जैसे मास है ना, मास हो गया, लेंथ हो गया, है ना, ऐड कर दिया तो लेंथ बढ़ जाएगा ना, दो चीजों का मास ऐड कर दिया तो मास बढ़ जाएगा, सो दे आर एडिटिव, ओके। जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती। क्यों भाई? कोई एक प्रॉपर्टी ले लो, टेम्परेचर ले लो, चलो। अब टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव है। अब मान लो एक कंटेनर में पानी है, उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री, दूसरे में कंटेनर उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री, मिला दिया तो क्या 120 डिग्री हो गया? पॉसिबल है? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभी फॉर एग्जाम्पल पीएच है, पीएच एक सोल्यूशन है, उसका पीएच 4 है, दूसरा सोल्यूशन है उसका पीएच 7 है, मिला दिया 7 और 4 11, नहीं होता ना ऐसा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है। जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमने लिखी थी एडिटिव है वो। जैसे एनर्जी लिखी थी हमने, है ना, एनर्जी एडिटिव होती है। 1 मोल की एनर्जी जितनी होगी 2 मोल की उसकी डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 1 मोल का वैल्यू 6.022 है तो 2 मोल का वैल्यू 12.044 ऐड हो गया। वो समझ में आएगी? ठीक है। और एक पॉइंट है, अच्छा, दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज is always an intensive property. दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो भी इंटेंसिव ही होता है, बट दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो भी इंटेंसिव होता है। तो ये तो नहीं पूछेंगे, बट ये जरूर पूछेंगे क्योंकि ये पूछा गया है पहले भी कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, क्या हुआ? हाँ, वो उसमें वॉइड्स होते हैं ना, बट फिर भी ऐड कर सकते हैं ना, थोड़ा सा फर्क आता है उसमें, वॉल्यूम में गैप्स होता है ना। एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, बट उसको एक्सटेंसिव ही कंसीडर करते हैं। समझा? ये क्लियर हो गया क्या? प्रॉपर्टी समझ में आ गया? तो पढ़ा हुआ है ना तुमने? नहीं पढ़ा है फिर? बट इतनी सारी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होगी, फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ा होगा। बाकी देखो ये सब अपने को केमिस्ट्री में लगता है ना। अब ये जो मैंने इधर कॉन्सेंट्रेशन लिखा है सब केमिस्ट्री का पार्ट है। सोल्यूशन चैप्टर E0 सेल केमिस्ट्री में आता है, पीएच केमिस्ट्री में आता है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इधर मास, अपने को लेंथ का यूज होता है, वो लेंथ यूज नहीं होता, अपने को मास वॉल्यूम यूज होता है। एनर्जी आएगा अपने को, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, एंथैल्पी आएगा, मोल आएगा, ई सेल आएगा, ये सब अपने को केमिस्ट्री वाला पार्ट है। तो इसके लिए वो सब मैंने तुम्हारे को बता दिया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो ना ये चीज समझ लो भाई, तुम्हारे बुक में स्टेट फंक्शन डायरेक्ट दे दिया, बट स्टेट का मतलब नहीं बताया, स्टेट ऑफ द सिस्टम। पहले तो ये समझ लो ना, स्टेट क्या चीज को बताता है। किसी भी सिस्टम का अगर आपको स्टेट पता करना है, स्टेट का मतलब है उसका करंट सिचुएशन। क्या पता करना है? हाँ, मतलब आपका जो सिस्टम है उसकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। अब यार ये करंट सिचुएशन आप पता कैसे करोगे? सुनो, किसी भी सिस्टम की करंट सिचुएशन पता करने के लिए आपको उस सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज निकालनी पड़ेगी। मेजरेबल प्रॉपर्टीज, और ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। मेजरेबल है ना ये सब।
अगर आपने इनका पता लगा लिया तो आप बता पाओगे कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ दैट सैंपल। जैसे पानी ले लो, अभी बॉटल में पानी है भाई, इस पानी का मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, मेजरेबल है, टेम्परेचर पता कर लूंगा, प्रेशर पता चल जाएगा, है ना, मोल भी पता चल जाएगा, मास पता चल गया तो मोल भी आ जाएगा। सो इट मीन्स अभी इसका करंट सिचुएशन मुझे मालूम पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब अपने को करंट सिचुएशन पता चलता है ना, उसको हम मानते हैं इनिशियल स्टेट। क्या बोलेंगे उसको? हाँ, इनिशियल स्टेट पे जो भी आपने टेम्परेचर निकाला उसको T1 ले लो, जो आपने वॉल्यूम निकाला V1 ले लो, जो आपने प्रेशर निकाला P1 ले लो। समझ में आ गया? मोल आपका जो भी है N लिख दिया आपने, N मोल्स। अब यहां से क्या होता है, अगर आपने इनमें से एक भी वेरिएबल को कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही रख दिया, छोड़ दिया, तो ये यहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको चेंज करने की कोशिश की तो अब यहां होगा चेंज ऑफ क्या? स्टेट। अब आपका सिचुएशन चेंज होएगा। तो अब ये जहां रुकेगा उसको अपन बोलेंगे कि ये आपके सिस्टम का फाइनल स्टेट है। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, आपने पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अरे वॉल्यूम चेंज होएगा ना, टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आसपास का प्रेशर में भी चेंजेस आएगा कुछ, क्योंकि अभी जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। हो रहा है ना, चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा टेम्परेचर T1 नहीं है, अब ये तो कोई और ही टेम्परेचर है, T2। वॉल्यूम हो गया V2, प्रेशर हो गया P2। व्हाट अबाउट मोल? मोल वही रहेगा, मोल में फर्क नहीं पड़ रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अब पॉइंट ये है कि इससे हुआ स्टेट चेंज। तो इसका मतलब है कि करंट सिचुएशन पता करने के बाद अगर आपने उनमें से किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी को चेंज किया, बिकॉज दीज आर वेरिएबल्स, ये सब क्या है, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है, हाँ, ये सब इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, स्टेट वेरिएबल है ये सब, स्टेट वेरिएबल, ये आप वेरी कर सकते हो, है ना। तो इनके हिसाब से स्टेट चेंज होगा। अब इसी बेसिस पे आपके नेक्स्ट दो टर्म आने वाले हैं, जिसमें से एक का नाम है स्टेट फंक्शन और एक का नाम है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन इस चैप्टर में अपने को एंड तक यूज होएगा। इधर ध्यान दो, बद्री पारस, तुम लोग मार खाओगे मेरे से, कॉन्सेंट्रेट करो इधर। फालतू खाली हंसते रहते, रात नहीं हंसते हुए हंसते बोल। ओके, व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन? ध्यान दो, स्टेट फंक्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम whose value depends only upon initial state and the final state. बस इसी ऐसी प्रॉपर्टीज को हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं, जिनकी वैल्यू सिर्फ दो ही स्टेट पे डिपेंड करती है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। मतलब इनिशियली क्या वैल्यू था और फाइनली क्या वैल्यू है, बीच में क्या हो रहा है, पूरे प्रोसेस के बीच में, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। मतलब अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, वो रिएक्शन एक स्टेप में भी हो सकता है और 3 स्टेप में भी हो सकता है। तो थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि भाई जो स्टेट फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू अगर सेम आ रही है, इनिशियल और फाइनल, भले आपने रिएक्शन एक स्टेप में किया हो या 3 स्टेप में, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो रूट पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर वो रूट पे डिपेंड कर रहे होते तो उनके अलग अलग रूट के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज मिलते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पहुंचने के वैल्यू चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपने रूट चेंज कर दिया।
बट ये स्टेट फंक्शन वो नहीं होते, इनका वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता, इनका वैल्यू रूट पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इनको स्टेट फंक्शन बोला गया। अब इसको मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं तो इसको ऐसे समझो कि अभी जैसे मुझे ए से बी तक जाना है, ठीक है, ए से बी जाना है। अब ए जो है मेरा ये वाला, ये मेरा कौन सा स्टेट है, इनिशियल स्टेट हो गया, और बी जो है वो मेरा फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब एक रास्ता तो मैंने ये निकाला जो कि सीधा जा, अब दूसरा ये है कि अगर मैं इस तरीके से जाऊं तब भी मैं बी तक पहुंच रहा हूं, बराबर है। तो पॉइंट ये है कि अगर मुझे वैल्यू सेम मिल रहा है, जो मुझे ऐसे रूट से जाने पे भी मिल रहा था वही वैल्यू मुझे ऐसे जाने पे भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल रही है वो सब क्या होंगी, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन में अभी जैसे मैं बोला ना, यहाँ पे ये रूट 1 है, मान लो ये रूट 1 है, ये आपका रूट 2 है, बट वो रूट पे डिपेंड ही नहीं करती ना, आप कितने कोई भी रूट फॉलो करो आपका इनिशियल और फाइनल का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। तो इनिशियल और फाइनल आपका सेम आ रहा है, भले आप कोई भी रूट फॉलो करो, इसका मतलब जो जो वैल्यूज आप फाइंड आउट कर रहे हो वो सारी वैल्यूज क्या हुई, स्टेट फंक्शन हुई। अब कौन सी वैल्यू स्टेट फंक्शन में आती है, एग्जाम्पल समझने का, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन में बेटा आता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसमें आता है गिब्स फ्री एनर्जी। अब बिना गिब्स फ्री एनर्जी कैसे लिखी मालूम है क्या, स्टेट फंक्शन है ये, उसको जी नहीं लिखेंगे बेटा, हाँ चेंज ऑफ स्टेट हुआ ना, तो अब चेंज ऑफ स्टेट हो गया, तो चेंज ऑफ स्टेट का फॉर्मूला क्या है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल, तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल में पता चलेगा कितना चेंजेस आया, डेल्टा जी लिखते हैं उसको। उसके अलावा हम लिखते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी को लिखते हैं डेल्टा एच, मैं इसी चैप्टर के सारे बता रहा हूँ जो जो अपन आगे करने वाले हैं। फिर एक आएगा एंट्रोपी, डेल्टा एस बोलते हैं इसको। फिर एक आता है इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू, डेल्टा यू। फिर अगर आप टेम्परेचर ले रहे हो, हाँ टेम्परेचर इज डेल्टा टी, टेम्परेचर को लिख दो डेल्टा टी। फिर उसके बाद प्रेशर, प्रेशर इज डेल्टा पी, वॉल्यूम डेल्टा वी, ठीक है। ये सब स्टेट फंक्शन में काउंट होंगे, ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट इनका सेम रहेगा चाहे आप कोई भी रूट फॉलो करो। अभी जैसे आपको यहाँ से स्टेशन जाना है, अब स्टेशन जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, मान लो आप कहीं से भी जा सकते हो घूम फिर के इधर उधर से, वहां पे आपका दोस्त वेट कर रहा है। अब उसको क्या लेना देना है कि आप कहाँ से आ रहे हो, उसने तुमको बोला भाई जल्दी पहुंचो, अब भले ही तुम फोन पे उसको चूरन दे दोगे, मैं बस अभी निकला हूँ, मैं अभी बस ये डेपो के पास ही हूँ, है ना, वो अलग सीन है। बट कॉन्सेप्ट ये है कि भाई उसको क्या मतलब है कि भाई तू पहुंच जा भाई, है ना। अब तू कहाँ से आएगा इट डजेंट मैटर, अब रिक्शा पकड़ ले, चल के आ, भाग के आ, दौड़ के आ, डजेंट मैटर। सो दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट फंक्शंस की प्रॉपर्टी पे रूट का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा देखो कौन सा है, दूसरा है भाई पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन जो है ना, properties of the system whose value depends upon the path followed to reach a particular state। ये वो प्रॉपर्टीज है जिनका वैल्यू डिपेंड करेगा किस पे, पाथ फॉलोड टू रीच अ पर्टिकुलर स्टेट। अब इसमें दो ही एग्जांपल है,
उसमें से एक है बेटा हीट। अब तुम लोग है ना फिजिक्स में कैपिटल क्यू लिखते हो एंड हम लोग स्मॉल क्यू लिखते हैं यहाँ पे, और वर्क, बिकॉज अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो अपन यहां से स्टेशन जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, हाँ, अब भाग के जाने में, और हाँ और एक चीज है कि रूट भी अलग अलग है, कोई ज्यादा लंबे रूट से जा रहा है और कोई शॉर्टेस्ट रूट से जा रहा है, तो सीधी सी बात है भाई जो शॉर्टेस्ट रूट से जा रहा है उसका वर्क डन कम है, कम एनर्जी लगेगी उसको, और जो लंबे रूट से जाएगा उसकी ज्यादा एनर्जी यूज होगी, तो वर्क डन दोनों का सेम थोड़ी आने वाला है, डिफरेंट आएगा, बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि जो हीट और वर्क है विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के दोनों फॉर्म है ना, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, मतलब पाथ चेंज होने से W का वैल्यू चेंज होता है, Q का वैल्यू चेंज होता है, ये मैं सिखाऊंगा भी, क्योंकि हम लोग जब वर्क के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में आएगा मोस्टली, क्योंकि आज बेसिक्स कवर करने वाले, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब ये आएगा ना वर्क के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग रूट के हिसाब से वर्क के फॉर्मूले भी चेंज होते हैं। वर्क के 3 फॉर्मूले अपने को, तो तीनों फॉर्मूले पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये हो गया, लिखो जल्दी। हो गया, हाँ अब अगले टॉपिक का नाम क्या है भाई? टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। चलो ध्यान दो, अब ये टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस क्या होता है भाई? प्रोसेस का मतलब क्या है? हाँ बराबर, काम करने का तरीका, बराबर। प्रोसेस बेसिकली इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। जब आपका सिस्टम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन होता है ना उसका, उसको प्रोसेस बोलते हैं, ओके। तो अब जैसे मैंने बोला कि प्रोसेस का मतलब होता है ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। हाँ अब सुनो इधर, अब तुमने जितने भी प्रोसेस पढ़े थे वही हम लोग यहाँ रिपीट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है फर्स्ट वाला, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केमिस्ट्री में ना सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आइसोथर्मल प्रोसेस पे ही आते हैं। अब यहाँ पे आइसो का मतलब सेम है और थर्म को है ना टेम्परेचर से रिलेट किया गया है, तो इसका अगर डेफिनेशन आया तो अपने को इतना लिखना है इसके अंदर, अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट स्टार्ट से लेके एंड तक, जब तक आपका पूरा ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं होता टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अपन लिखेंगे इसको, अ प्रोसेस in which the temperature remains constant throughout, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब आपका डेल्टा टी आएगा 0, बराबर ना। चेंज इन टेम्परेचर 0 रहेगा। अब टेम्परेचर अगर 0 रहेगा ना, एक और चीज लिखवा देता हूं आगे पढ़ने वाले, डेल्टा यू भी 0 होता है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका ये वैल्यू 0 है तो फिर भाई ये भी 0 होगा, ठीक है।
ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस जो होता है ये प्रेशर से रिलेटेड होता है। अभी देखो इसमें आ रहा है बार, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, बराबर। तो इसीलिए यहां पे प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये वो प्रोसेस होगा, अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर remains constant throughout। ठीक है, अब देखो भाई P अगर कांस्टेंट है, P आपका कांस्टेंट है, इट मींस डेल्टा P इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो ये है कि आइसोबारिक प्रोसेस करने के लिए हम कौन से सिस्टम को यूज कर सकते हैं टू कैरिड एन आइसोबारिक प्रोसेस। तीन सिस्टम है अपने पास, कौन सा सिस्टम सूटेबल होगा इसमें? क्यों? अच्छा, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा, तेरा कुकर जो है उसके साथ क्या होगा फिर? हाँ, फ्लावर बन जाएगा वो। यस, क्लोज सिस्टम में नहीं कर सकते। अगर क्लोज सिस्टम में आपने किया तो फिर जो, हाँ, फूट के फ्लावर ही होने वाला है। तो इसीलिए जितने भी आइसोबारिक प्रोसेस होते हैं दे आर कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर, ओपन सिस्टम में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही होता है। तो इसलिए याद रखो कि आइसोबारिक प्रोसेस जो होता है ना, ये हम प्रिफर करते हैं, इट इज कैरिड आउट इन एन ओपन सिस्टम लिखो या ओपन कंटेनर लिखो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, कोई तो आइसोबेरिक बोल रहा था सुबह, आइसोबेरिक भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया, ये देखो ये जो लिखा है ना, ये सब ये न्यूमेरिकल में इनडायरेक्टली काम आता है। मतलब ये बता के नहीं देंगे तुमको कि भाई आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है, ये तुमको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है, क्योंकि अगर फॉर्मूला लगेगा और वहां डेल्टा यू रहेगा तो यू हैव टू कंसिडर इट 0 बिकॉज आपका प्रोसेस आइसोथर्मल था। प्रोसेस के जो मेन बेसिक पॉइंट्स है उसके ऊपर अपने को ये सारे जो वैल्यूज है ना याद होने चाहिए। तीसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोचोरिक नहीं है, हाँ, आइसोकोरिक, ये वॉल्यूम वाला प्रोसेस है। A process in which the volume remains constant throughout। अब देखो वॉल्यूम वाला अभी ना काफी बार आता है, क्योंकि वॉल्यूम में जब आपका वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा भी पहले तो 0 रहेगा, और डेल्टा भी जब 0 रहता है तो वर्क डन भी 0 होता है। वो वर्क डन के फॉर्मूले में सिखा दूंगा, वर्क डन आएगा जब बताऊंगा कि वो 0 क्यों रहता है। अभी फिलहाल लिख लो उसको। वर्क डन 0 हो जाता है, नो वर्क डन।
आइसोकोरिक प्रोसेस करने के लिए कौन सा कंटेनर चाहिए? आइसोकोरिक के लिए आइसोलेटेड तो होता ही नहीं है, क्लोज सिस्टम चाहिए, बिकॉज आपको वॉल्यूम चेंज नहीं करना है। तो वॉल्यूम अगर आपको चेंज नहीं चाहिए और वॉल्यूम आपको कांस्टेंट चाहिए तो आपको क्लोज कंटेनर चाहिए। इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो प्रेफर्ड सिस्टम है वो है क्लोज्ड सिस्टम। अब इसके बाद जो बहुत ही फेमस है चौथा वाला, एडियाबैटिक, नॉट ए डायबिटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है in which there is no exchange of heat between system and surrounding, और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके कंटेनर की वॉल्स जो होंगी वो इंसुलेटिंग होनी चाहिए, जो कि आइसोलेटेड में होता है ना। तो इसका मतलब कि ये एक आइडियल प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम जैसा कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास ऐसी कोई वॉल नहीं है जो 100% इंसुलेटिंग हो और जो हीट को सिस्टम से बाहर ना जाने दे, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आने दे, है ना। तो ये जो पॉइंट है एडियाबैटिक प्रोसेस वाला, अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, हीट का एक्सचेंज नहीं होने वाला। नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अभी ध्यान दो इधर, देखो इसके अंदर है ना, हीट जो है उसको Q से डिनोट करते हैं, वो 0 होगा। या तो आप लिखो, देखो कुछ अभी केमिस्ट्री में तो Q इक्वल टू 0 लिखते हैं, बट अगर आपने ऐसा dQ इक्वल टू 0 लिखा तब भी चलेगा, दोनों सेम ही है। Q इक्वल टू 0 एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस करवाने के लिए ना भाई तुमको चाहिए, यस, आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए, तभी जाके ये होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि Q 0 हो गया तो टेम्परेचर भी 0 है। इस केस में टेम्परेचर 0 नहीं है। टेम्परेचर जो है डेल्टा T दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कंटेनर के अंदर एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक कोई भी प्रोसेस हो सकता है, आपने को थोड़ी मालूम है। अगर आपके कंटेनर के अंदर का प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ तो अब एंडोथर्मिक वाला तो हीट एब्जॉर्ब करता है। अब यार हीट अगर उसको एब्जॉर्ब करना है तो बाहर से तो हीट नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है कुछ। तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर जो हीट है वही वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर सिस्टम की हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो भी हीट सिस्टम में बची वही एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से थोड़ी मिल रहा है उसको। और अगर एक्सोथर्मिक रहा, हीट रिलीज करता है, अब वो जो हीट रिलीज करेगा प्रोसेस, वो हीट थोड़ी बाहर जाने वाली है, तो वो सिस्टम में ही रहेगी, तो सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी, बराबर। तो वही अपने को लिखना है, डेल्टा टी 0 नहीं होता है, डेल्टा टी 0 नहीं होगा। और अगर डेल्टा टी 0 नहीं होगा ना तो डेल्टा यू भी 0 नहीं होगा, डेल्टा यू भी 0 नहीं रहेगा। तो इधर पे दो चीजें लिखनी है अपने को। पहला ये कि जो प्रोसेस अंदर होने वाला है, अगर वो एंडोथर्मिक है
तो एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी और ऐसे केस में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, समझा? और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहा तो हीट रिलीज होगी और ऐसे केस में सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, समझा? अपने को एक डिस्टिंग्विश आया बोर्ड में इसके ऊपर, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये आता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है? आइसोथर्मल एडियाबैटिक का डिस्टिंग्विश हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। जो आपने कार्नोट साइकिल पढ़ा वो साइक्लिक प्रोसेस ही है। तो साइक्लिक प्रोसेस जो होता है, अभी अपने को इतना केमिस्ट्री में आता नहीं है तो तुम्हारे को खाली बेसिक बता रहा हूं इसके बारे में कि साइक्लिक प्रोसेस में खाली इतना ही याद रखो कि जहां से शुरू होगा ना वहीं खत्म होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट, बोल सकते हैं ना? तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट, बराबर? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अब मान लो ये प्रोसेस है, कोई प्रोसेस चल रहा है। अब ये स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ तो पहले बी पे पहुंचा ऐसे, फिर बी से सी पे गया, सी से डी पे और डी से वापस ए पे आ गया। कार्नोट साइकिल ऐसे ही होता है, बट ग्राफ ऐसा नहीं आता है, ग्राफ अलग होता है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ आता है ना? तो ध्यान दो इधर, इसमें ना 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला ये कि साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं दे आर ऑल जीरो, सब जीरो हो गए। क्यों जीरो हो गए बोलो? जीरो क्यों हो गए? इन साइक्लिक प्रोसेस all the state function are zero, क्योंकि इनिशियल और फाइनल आपका सेम है, तो चेंज कहां से आया? फिर चेंज थोड़ी आया, तो जीरो हो गया। सिर्फ 2 ही लोग हैं जो जीरो नहीं होते, वो है पाथ फंक्शंस। यस, path functions are not equal to 0, ठीक है? और इनमें कौन आता है? मैंने पढ़ाया तुमको, path function में कौन आता है? हाँ, Q और W, Q एंड W आता है ना। तो यहाँ पे अपने को लिखने का ये कि भाई Q नॉट इक्वल टू 0 एंड W भी 0 नहीं होता। अगर तुमको थोड़ा बहुत याद है थर्मो, तो पूरा कार्नोट साइकिल Q और W पे ही है, क्योंकि स्टेट फंक्शन तो जीरो है सारे, है ना? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक, तो वहां पे हीट और वर्क की तो चेंज होते रहता है, बाकी थोड़ी कोई चीज चेंज होती है। तो इसीलिए पाथ फंक्शंस जीरो नहीं होते हैं साइक्लिक प्रोसेस, स्टेट फंक्शन जीरो रहते हैं। अब देखो, ये तो हो गया। 5वां जो प्रोसेस है, फिफ्थ वाला, सॉरी फिफ्थ नहीं, 6th वाला, इसका नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, अब इसको बहुत अच्छे से समझना है। पढ़ा था ये फिजिक्स में? क्या होता है? व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? क्या? हाँ, और
और हाँ बराबर। हम लोग ये लिखते हैं, अ प्रोसेस इन विच द ड्राइविंग फोर्स इज इन्फिनिटिजिमली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। मतलब अपने को ये बोला गया है कि रिवर्सिबिलिटी को अचीव करना है तो पहले तो दो फोर्सेस होने चाहिए सिस्टम में, ड्राइविंग फोर्स जो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाता है और अपोजिंग फोर्स जो बैकवर्ड लेके आएगा, ठीक है। बट अगर रिवर्सिबिलिटी अचीव करनी है तो इन दोनों के फोर्स के बीच का जो डिफरेंस है इट शुड बी इन्फिनिटिजिमल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। मतलब ये बोल रहे हैं कि ड्राइविंग फोर्स जो होगा, जो फॉरवर्ड लेके जाएगा रिएक्शन को, सेम तो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके? हाँ, अपोजिंग फोर्स के। इस सिचुएशन में ही हम रिवर्सिबिलिटी अचीव कर सकते हैं। सुन लो ध्यान से, इस सिचुएशन में रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है, क्योंकि अगर ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो बहुत ज्यादा है तो कैन नॉट मूव द रिएक्शन बैकवर्ड, पॉसिबल ही नहीं है। इट शुड बी वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो स्मॉल डिफरेंस का मतलब क्या होगा? देखो, ड्राइविंग फोर्स मैंने बोला इन्फिनिटिजिमली ग्रेटर ही होगा क्योंकि रिएक्शन पहले आगे ही जाएगा ना। अब अगर आपको बैकवर्ड लाना है तो यू जस्ट हैव टू चेंज इट इन्फिनिटिजिमली। थोड़ा सा अगर अपोजिंग बढ़ा दिया, थोड़ा सा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है दोनों, थोड़ा सा भी बढ़ा दिया ना तो ये बैकवर्ड आना स्टार्ट होगा, विच इज एक्चुअली डुएबल है, ये पॉसिबल है। तभी आप रिवर्सिबिलिटी कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए ये वाला फोर्स, अपोजिंग फोर्स इन्फिनिटिजिमली बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपको कोई बोलेगा यार आपको है ना अपोजिंग फोर्स है ना बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा बैकवर्ड लाने के लिए, तो वो डिफिकल्ट है। छोटा चेंज करना इजी है, वी नीड अ स्मॉलर चेंज, है ना। लार्जर चेंज करना सिस्टम के अंदर डिफिकल्ट होता है। इसलिए रिवर्सिबिलिटी में ना ये चीज का ध्यान रखा जाता है कि आपका जो दोनों फोर्स है ये इन्फिनिटिजिमली डिफरेंस होना चाहिए, वेरी स्मॉल डिफरेंस शुड बी देयर। अब इसको समझेंगे कैसे? ध्यान दो इधर, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं इसको। देखो, अभी जैसे कि अपने पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में ना गैस है, कोई भी गैस ले लो, मोस्टली हम आइडियल गैस कंसीडर करते हैं, और यहां पे ना पिस्टन है, पिस्टन मालूम है ना। अब देखो, यहां पे दो फोर्सेस हैं, जो आपकी गैस है इधर पे, ये है आपका सिस्टम। तो गैस का जो प्रेशर है वो अपन ने P मान लिया है, ठीक है। गैस का प्रेशर क्या मान लिया? P। और यहां से लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से। अब इन दोनों में से आप ये समझ लो कि जो गैस का प्रेशर है ना, ये वाला, ये है आपका ड्राइविंग फोर्स, और ये जो है अपोजिंग फोर्स, ठीक है। अब ध्यान देना, गैस का काम होता है एक्सपांड होना, है ना। गैस क्या होगा? एक्सपांड। अब कैसे होगा पहले सुनो, ये एक्सपांशन कंप्रेशन होता कब है? तो उसके लिए आप मान लो कि आपके गैस का जो प्रेशर है, ऐसी रैंडमली मैंने नंबर लिया 2 एटमॉस्फेयर है, और अपोजिंग फोर्स का जो प्रेशर है, अपोजिंग फोर्स, क्यों मैंने 1.9 लिया मालूम है? मैंने ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा था? डिफरेंस शुड बी स्मॉल,
स्मॉल डिफरेंस लिया है। अब मैंने क्या किया, जब ये देखा कि भाई यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो ऐसे केस में तो एक्सपांशन होगा कि गैस एक्सपांड करेगी। अब जब गैस एक्सपांड करेगी तो एक्सपांशन में ना गैस का वॉल्यूम बढ़ता है और उसका प्रेशर कम होता है। अब कब तक गैस एक्सपांड होगी, क्योंकि गैस एक्सपांड होगी ना तो पिस्टन ऊपर जाएगा, वॉल्यूम चेंज होएगा, बट ये तब तक चलेगा जब तक इसका प्रेशर भी 1.9 नहीं हो जाए। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब प्रोसेस चलता है टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब दोनों का प्रेशर सेम हो गया, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि आपको वापस बैकवर्ड लेके जाना है। अब आप क्या करोगे इस टाइम पे, यू हैव टू चेंज द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अपोजिंग फोर्स। ओके, आपको जाना है, अब पिस्टन को नीचे लेके जाना है। दिस प्रोसेस इज कंप्रेशन, बराबर है। अब कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा, तो ये P का वैल्यू बढ़ेगा। अब ये मान लो आप दोनों 1.9 पे पहुंच गए थे, अब वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए थे ना, इक्विलिब्रियम में आ गए थे। तो अगर मान लो आपने एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, बढ़ा दिया, जैसे ही ये बढ़ेगा कंप्रेशन स्टार्ट होगा, ये पिस्टन को नीचे प्रेस करेगा और ये वापस कब तक चलेगा, जब तक ये वापस 2 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता। दिस इज अचीवेबल बिकॉज द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, समझा। अब मान लो आपके गैस का प्रेशर जो है वो फॉर एग्जांपल 10 एटमॉस्फेयर है और बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, कैसे लाओगे आप रिवर्सिबल? हाँ, ह्यूज डिफरेंस। सिस्टम का प्रेशर बहुत ज्यादा है और सराउंडिंग का प्रेशर आपका कम है, मतलब अपोजिंग फोर्स इतना कम है कि आप बैकवर्ड ला ही नहीं सकते। इसीलिए बोला गया है अगर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा रहा देन इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, और अगर इन्फिनिटिसिमल रहा तो रिवर्सिबल। क्योंकि रिवर्सिबिलिटी करने के लिए स्मॉल चेंजेस की जरूरत होती है, समझा। तो ये स्मॉल चेंजेस आप कर सकते हो, इधर आपने स्मॉल चेंजेस किया तो ये बढ़ जाएगा, इधर स्मॉल चेंज किया ये कम हो जाएगा, ये पॉसिबल है। वापस आप बैकवर्ड ओरिजिनल पोजीशन पे पिस्टन को ला सकते हो। लेकिन अगर आपके अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, देन वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, समझा। तो वहां पे खाली डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते हैं मालूम है कि द प्रोसेस इन विच द ड्राइविंग फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, वो इरिवर्सिबल का डेफिनेशन है। तो रिवर्सिबिलिटी में समझा क्या चीज की जरूरत है? तो रिवर्सिबिलिटी में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का जो डिफरेंस है, हाँ मतलब ये नियरली सेम होना चाहिए, बहुत स्मॉल डिफरेंस चाहिए, तभी आप रिवर्सिबिलिटी अचीव कर सकते हो। ओके, और हर स्टेप के बाद यू विल सी एन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूं, इधर नोट में लिख देता हूं। तो सबसे पहला ये है कि जो आपका अपोजिंग फोर्स है बेटा वो फिक्स नहीं है, वो क्या है? वेरिएबल है, अपोजिंग फोर्स वेरिएबल है। दूसरा, इसमें इनफाइनाइट स्टेप्स लगने वाले हैं, सही बोल रहा हूं मैं? अबे कब कंप्लीट होएगा अपने को थोड़ी मालूम, रिवर्सिबल प्रोसेस के कंप्लीशन का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। इनफाइनाइट स्टेप्स, इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम। उसके बाद सारे रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये एक्सपेरिमेंटल नहीं होते हैं, थियोरेटिकल प्रोसेस है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट अटेन्स इक्विलिब्रियम आफ्टर एवरी स्टेप, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आफ्टर द एंड ऑफ एवरी स्टेप।
मैं आपको बताता हूं एक बोर्ड का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, पेज नंबर, ये देखो ये 2 मार्क्स के लिए आया है। फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, 4 पॉइंट है इसके। फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस देख लो। द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय एन इन्फिनिटेसिमल अमाउंट। सेकेंड, प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय एन इन्फिनिटेसिमल चेंज, स्मॉल चेंज। तीसरा लिखा है, सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए। तीसरा लिखा है अ रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इनफाइनाइटली स्लो एंड टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, वो सब लिखा है मैंने यहाँ पे, इनफाइनाइट स्टेप्स, इनफाइनाइट टाइम। और चौथा लिखा है एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप द सिस्टम अटेन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, मैंने यहाँ लिखा हुआ है इट अटेन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आफ्टर द एंड ऑफ एवरी स्टेप। हर स्टेप के बाद, हर स्टेप जब एंड होगा तो एक इक्विलिब्रियम आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इतना लिख लो, बस हो गया। अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करूंगा।